हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीसीएस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री पोस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूं तो इस प्रेजेंटेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें जो है हमारी 2 कैटेगरी है, एक है विदाउट जीएसटी और एक है विद जीएसटी, ठीक है, जिनको हमने फर्दर जो है 2 केसेस में डिवाइड किया है। पहला केस जो है वो है टीसीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिलिंग, और जो दूसरा है वो है टीसीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये केसेस जो है दोनों कैटेगरी में जो है सेम है, ठीक है, कैटेगरी अलग अलग है, एक है विदाउट जीएसटी और एक है विद जीएसटी, बाकी जो केसेस है वो सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट जीएसटी वाली कैटेगरी में, ठीक है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग टीसीएस की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से करते हैं इन द बुक्स ऑफ बायर, ठीक है। यानी कि हम जो है बिना जीएसटी के टीसीएस की जर्नल एंट्री को किस तरीके से हम पास करेंगे, ठीक है। और जो है टीसीएस को अगर हम बिलिंग के टाइम पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, और अगर पेमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो है ए जो है बी से स्क्रैप जो है परचेज करता है एट द ₹10,000, ठीक है, जहाँ पे जो टीसीएस रेट है वो कितना है 0.75%, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो कहीं पे भी जीएसटी के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है, विदाउट जीएसटी वाली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कौन सा केस देखेंगे, एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम देखेंगे, यानी कि अगर हम टीसीएस की एडजस्टमेंट को पेमेंट के वक्त एडजस्ट ना करके एट द टाइम ऑफ बिलिंग अगर हम एडजस्ट करेंगे तो उसकी जो है जर्नल एंट्री किस तरीके से पोस्ट करेंगे उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी समझ लिया, अब इसकी जर्नल एंट्री भी हम देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ए जो है बी से जो है वो क्या कर रहा है, स्क्रैप परचेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। हमने स्क्रैप की जगह यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसा कि आपको पता है कि परचेज बढ़ने पे क्या होते हैं हमारे डेबिट और घटने पे होते हैं क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि इसे एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे टीसीएस की एडजस्टमेंट कब करेंगे, बिलिंग करते वक्त ही। तो हम अभी बिल बना रहे हैं तो इसी टाइम हम टीसीएस की एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस जो होता है वो बायर के लिए क्या होता है, वो करंट एसेट्स होता है, ठीक है, जबकि सेलर के लिए क्या होता है, करंट लायबिलिटी। क्योंकि सेलर जो होता है वो बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है, जबकि जो है बायर को वो गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उतना अमाउंट का क्रेडिट उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, क्योंकि जो सेलर है वो बायर के बिहाफ पे उतना अमाउंट डिपॉजिट पहले ही कर चुका होता है। तो क्या होता है कि जब बायर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वहाँ पे उसको टीसीएस का क्रेडिट मिलता है, ठीक है। जितना उसका टीसीएस रिसीवेबल होगा उतना जो है अमाउंट इनकम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है बायर की अगर 10,000 रुपये बन रही है, अगर उसमें से अगर 100 रुपये जो है टीसीएस रिसीवेबल है तो जो बायर को है वो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 9,900, ठीक है। इसे कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट मिलना, ठीक है, यानी कि उतना अमाउंट हमें नहीं देना है, क्योंकि वो जो बायर है वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। उसने डायरेक्टली नहीं दिया बट उसके बिहाफ पे सेलर ने पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और
टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे करंट एसेट्स होते हैं और एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। टू बीज अकाउंट हो जाएगा क्योंकि हम बी से जो है स्क्रैप परचेज कर रहे हैं। तो बी जो है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है बढ़ने पे, क्रेडिट। तो इसलिए जो हमारे क्रेडिट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसको हमें पेमेंट करना है। अब अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो परचेज हमने कितने का किया है, परचेज यानी स्क्रैप, स्क्रैप हमने कितने का लिया है, 10,000 रुपये अमाउंट का लिया है। तो परचेज में कितना जाएगा, 10,000 रुपये। और टीसीएस रिसीवेबल जो होगा वो कैलकुलेट किस पे होगा, टैक्सेबल वैल्यू, जिसे हम बेसिक वैल्यू भी कहते हैं। तो कितना था, 10,000 रुपये था। तो 10,000 रुपये के ऊपर 0.75% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपीज़ आ जाएगा। तो टीसीएस रिसीवेबल में कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़। और टू बीज अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,075 रुपये, यानी दोनों का कंबाइंड जो आ जाएगा पेमेंट हमें कितना करना है, 10,075 रुपये करना है बी को, ठीक है। तो ये तो थी बिलिंग की एंट्री, ठीक है, यानी हमने टीसीएस की एडजस्टमेंट कर दी एट द टाइम ऑफ बिलिंग, यानी हमने केवल बिल बनाया है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, अब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं। तो बी को हमें कितना पेमेंट करना है, 10,075 रुपये करना है। तो जो है हमारा बी जो था हमारा सन्ड्री क्रेडिटर था, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था, अब हमारी घट रही है, यानी हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी जो होगी खत्म हो रही है। तो बीज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। टू कैश या बैंक, जिससे भी हम पेमेंट करेंगे वो हमारा अकाउंट का हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,075 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर दी पेमेंट की एंट्री। अब हम टीसीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस रिसीवेबल का जो है हमें क्रेडिट मिलता है, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो जब हम इनकम टैक्स का अमाउंट जब हम पे करेंगे तो उसमें से हम जो जितना हमारा अमाउंट बनेगा टीसीएस, वो हम उतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकम टैक्स पेबल अकाउंट जो हमारा लायबिलिटी होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा टू टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितने का आ जाएगा इसमें, जो इनकम टैक्स पेबल है उसमें आ जाएगा 75 रुपीज़, टू टीसीएस रिसीवेबल में भी कितने का आ जाएगा, 75 रुपीज़ का, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस रिसीवेबल जो होते हैं हमारी करंट एसेट्स होती है और इनकम टैक्स पेबल जो है हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है लायबिलिटी जो है वो एसेट से सेट ऑफ हो रही है, यानी एडजस्ट हो रही है, ठीक है, यानी हमारी जो है एसेट्स वो लायबिलिटी को कम कर रही है, ठीक है। कितने रुपए से, 75 रुपये से, ठीक है। तो ये तो था कि जब हमारी इनकम टैक्स जो है लायबिलिटी वो ज़्यादा हो टीसीएस रिसीवेबल से, ठीक है, तब तो हम इस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। जब हमारा टीसीएस रिसीवेबल जो है वो ज़्यादा होगा इनकम टैक्स लायबिलिटी से, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी, रिफंड की एंट्री बनेगी। क्यों, क्योंकि जब हमारे को कुछ टैक्स देना ही नहीं था फिर भी हमने टीसीएस रिसीवेबल के नाम पे 75 रुपये दे दिए, तो ये जो अमाउंट होगा हमको रिफंड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी अगर नील रही, जीरो रही, हमें हमारे को एक भी रुपये नहीं देना था, फिर भी हमने टीसीएस रिसीवेबल के नाम पे जो है सेलर को 75 रुपये दे दिए, जो कि सेलर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। जबकि हमें पता चला कि हमारा जो है इनकम टैक्स पेबल जो है वो 0 रुपये बना। तो इस केस में क्या होगा, हमको रिफंड लेना होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम इनकम टैक्स लायबिलिटी में से अगर टीसीएस रिसीवेबल को माइनस करेंगे, यानी 0 में से अगर 75 रुपीज़ गया तो 75 रुपीज़ लेना बनता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा टू टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट भी कह सकते हैं आप, और टीसीएस रिफंड अकाउंट भी कह सकते हैं। और अमाउंट कितने का आ जाएगा, ये 75 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट केस को देख लेते हैं, जो कि है टीसीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब हम सेलर को पेमेंट करेंगे तब हम टीसीएस की एडजस्टमेंट करेंगे, ना कि जब हम बिल बनाएंगे तब टीसीएस की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा कि यहाँ पे क्या है कि ए जो है बी से स्क्रैप जो है परचेज करता है एट द रेट
10,000 रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे जो TCS रेट जो लग रहा है वो कितने परसेंट का लग रहा है, 0.75% का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी GST का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये जो है हमारी कैटेगरी कौन सी है, विदाउट GST वाली है, ठीक है। तो अब इसमें हम विदाउट GST वाली कैटेगरी में हम कौन से केस को देखने वाले हैं, सेकंड केस को। इससे पहले हमने कौन से केस को देखा था कि TCS की एडजस्टमेंट हमने की थी एट द टाइम ऑफ बिलिंग। अब हम जो करेंगे TCS की एडजस्टमेंट कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बीस अकाउंट हो जाएगा क्योंकि हम बी से परचेज कर रहे हैं। और अमाउंट कितना आ जाएगा, वही बेसिक वैल्यू जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू भी कहते हैं। तो कितना था, 10,000 अमाउंट था, ठीक है। तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि हमें जो है बी को कितना पे करना है, 10,000 पे करना है, ठीक है। तो अब ये तो थी हमारी बिलिंग की एंट्री, ये हमने बिल बनाया बस, ठीक है। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट की एंट्री जो है वो हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऊपर क्या करा था, 20 अकाउंट को हमने क्या करा था, क्रेडिट करा था। क्यों करा था, क्योंकि हमारे क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर बढ़ने पे क्या होते हैं, क्रेडिट। अब क्या कर रहे हैं कि क्रेडिटर को हम पेमेंट दे रहे हैं, यानी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है। तो 20 अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। अब जैसा कि पता है आपको कि ये वाला जो हमारा केस है वो सेकंड है, तो जो TCS रिसीवेबल को जो हम रिकॉर्ड करेंगे यानी एडजस्ट करेंगे, वो कब करेंगे, इसी टाइम करेंगे, क्योंकि अभी हम पेमेंट जो है वो अपने क्रेडिटर को कर रहे हैं। तो आ जाएगा हमारा TCS रिसीवेबल क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू कैश या बैंक जिससे भी हम पेमेंट करेंगे वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ऊपर दे सकते हैं कि 20 अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट है, तो 20 अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो 10,000 का अमाउंट है, तो सेम अमाउंट नीचे आ जाएगा 10,000, ठीक है। और TCS रिसीवेबल जो कैलकुलेट किया जाएगा 0.75% ऑन 10,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 रुपीज़ आ जाएगा TCS रिसीवेबल में। और टोटल जो है कंबाइंड अमाउंट आ जाएगा वो हमारा कैश है बैंक में, यानी हमें टोटल कितना देना होगा, 10,075 रुपये, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पेमेंट की एंड, ठीक है। अब हम TCS रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की एंट्री देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था इससे पहले कि TCS रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, जब हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो और TCS रिसीवेबल कम हो तो किस तरीके से करेंगे, और एक, जब हमारे TCS रिसीवेबल ज़्यादा हो और इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो है लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है और TCS रिसीवेबल जो है कम है, तो किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट, और घटने पे क्या होती है, डेबिट। घट इसलिए रही है क्योंकि हम इसको TCS रिसीवेबल जो कि है करंट एसेट से कम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लायबिलिटी को, तो इसलिए डेबिट हो गया। टू TCS रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट था तो एसेट बढ़ने पे डेबिट हुआ था, अब हम इसको लायबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट कर रहे हैं ताकि हमारी लायबिलिटी कम हो। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 75 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। ये तो था कि जब हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी। अब हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम है, यानी हमको जो है टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना था, यानी हमारा बिल्कुल भी टैक्स नहीं बन रहा था, फिर भी हमने जो है 75 रुपीज़ गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली दिया है, यानी हमारे नाम पे जो है सेलर ने डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो वो जो है अमाउंट हमको रिफंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि बैंक में आएगा, ठीक है। टू TCS रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप, और TCS रिफंड अकाउंट भी कह सकते हैं, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 75 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो 0 थी, उसके बावजूद हमने 75 रुपीज़ जो है टैक्स के नाम पे जमा कर दिया गवर्नमेंट को, तो हमें वो जो 75 रुपये है वो गवर्नमेंट से वापस मिलेगा, ठीक है। यानी हमको पे कुछ भी नहीं करना था, फिर भी हमने 75 रुपये अगर जमा किए तो गवर्नमेंट से हमको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी रिफंड की एंट्री, ठीक है। तो हमने अपनी पहली कैटेगरी के दोनों केसेस को देख लिया। एक तो था कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे,
और एक तो था कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये दोनों ही केसेस हमने यहाँ पे देख लिए। तो स्टूडेंट आप देख लेते हैं कि विद जीएसटी हम टीसीएस की जो है जनरल एंट्री को किस तरीके से करेंगे। तो हम विद जीएसटी में भी हम दोनों केसेस को देखेंगे। पहला केस जो है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम किस तरीके से टीसीएस की एडजस्टमेंट करेंगे, और दूसरा जो केस है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम किस तरीके से टीसीएस की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अपने पहले केस को देखेंगे जो कि है टीसीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहले वाले केस से थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जीएसटी ऐड हो जाएगा। पहले जो हमने देखा था विदाउट जीएसटी था, अब ये जो देख रहे हैं विद जीएसटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी ऐड हो जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए जो है बी से जो है स्क्रैप परचेज करता है एट द रेट 10,000 रुपीज़, जहाँ पे जो जीएसटी रेट है वो कितना है 5% है, और टीसीएस रेट वही पहले जैसा सेम 0.75% है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई है, वो है जीएसटी। ठीक है, एट द रेट 5%। तो अब देख लेते हैं कि इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक जो है जीएसटी बस ऐड हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। परचेज जो है हम स्क्रैप की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जीएसटी अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी अकाउंट जो है वो हमने सीधा सीधा लिया है। अगर बाइंग और सेलिंग अगर सेम स्टेट से है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। अगर डिफरेंट स्टेट से बाइंग सेलिंग हो रही है तो इनपुट आईजीएसटी यूज़ करेंगे। अगर आपको जीएसटी के बारे में अगर जानना है कि कब हम आईजीएसटी और कब हम सीजीएसटी एसजीएसटी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंबाइंड लिख दिया है जीएसटी। ठीक है, तो जैसा भी केस रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे जीएसटी को करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर सेम स्टेट से होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और दोनों में क्या होगा कि 2.5% आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्रीगेट लिखा है, यानी जो कि होता है आईजीएसटी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। और 2 बीज अकाउंट हो जाएगा, जिससे कि क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं। क्या है, परचेज कर रहे हैं, स्क्रैप। ठीक है, तो ये तो थी एंट्री। अब हम इसमें अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट किस तरीके से आएगा। तो जैसा कि आपको पता है स्क्रैप की वैल्यू कितनी है, 10,000, तो वो होगा हमारा परचेज में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्रैप की जगह परचेज यूज़ किया है स्क्रैप ही। ठीक है, और जो इसकी बेसिक और टैक्सेबल वैल्यू है वो 10,000 है। तो परचेज हम एक्चुअली में कितने कर रहे हैं, 10,000 का, इसलिए 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और जीएसटी में कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी 10,000 का 5% 500। ठीक है, और टीसीएस रिसीवेबल में कितना आ जाएगा, 10,000 का 0.75% यानी 75 रुपीज़। और कंबाइंड जो है वो अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,575 बीज अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो थी बिलिंग की एंट्री, यानी हमने अभी बिल बनाया है, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, केवल बिल बनाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि हमने जो टीसीएस की जो है एडजस्टमेंट बिलिंग के टाइम पे ही कर ली है। ठीक है, अब हम पेमेंट की एंट्री देख लेते। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो बी को हमें कितना पेमेंट करना है, 10,500 पेमेंट करना है। तो बीज अकाउंट क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी घट रही है। 2 कैश या बैंक, जिससे भी हम पेमेंट करेंगे, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,575 रुपये। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट की एंट्री देख ली। अब एडजस्टमेंट की एंट्री देख ले। तो एडजस्टमेंट की एंट्री आपको पता ही है कि 2 तरीके से होती है इसकी। पहला कि जब हमारी इनकम टैक्स जो लायबिलिटी वो ज़्यादा है टीसीएस रिसीवेबल से, और दूसरा जब टीसीएस रिसीवेबल ज़्यादा है इनकम टैक्स लायबिलिटी से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है टीसीएस रिसीवेबल से। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 टीसीएस रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है लायबिलिटी जो है एसेट से सेट ऑफ हो रही है, यानी एडजस्ट हो रही है, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 75 रुपीज़ का। ठीक है, अब जो दूसरा जो हमारा था केस, जब हमारा टीसीएस रिसीवेबल ज़्यादा होगा इनकम टैक्स लायबिलिटी से, तो इस केस में क्या होगा, हमारी रिफंड की एंट्री बनेगी। तो रिफंड की एंट्री किस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट 2
TCS रिसीवेबल अकाउंट भी कह सकते हैं या TCS रिफंड अकाउंट भी कह सकते हैं। और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 75 रुपीज़ का आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को देख लेते हैं, जो कि है TCS की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी कि हम बिलिंग के टाइम पे TCS को एडजस्ट ना करके जब हम पेमेंट करेंगे तब हम TCS को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा पहले के जैसा ही, कि ए जो है बी से जो है परचेज करता है स्क्रैप एट द रेट 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, जिसपे जो GST रेट है वो 5% का है और TCS रेट जो है वो 0.75% है। ठीक है, पहले से बिल्कुल सेम है क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे GST की बात की गई है क्योंकि ये जो हमारी कैटेगरी है वो कौन सी है, GST वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता चल ही गया होगा, इससे पहले भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, तो इसकी जनरल एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्या है कि हमें जो TCS की एडजस्टमेंट करनी है वो बिलिंग के टाइम ना करके पेमेंट के टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज हमने स्क्रैप की जगह पे यूज किया है तो आप कंफ्यूज मत होना। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, GST अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा और टू बीज अकाउंट हो जाएगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज हमने कितने का किया था, 10,000 रुपये का किया था और GST जो है हमारा कितने परसेंट का है, 5% का है। तो 10,000 के ऊपर अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो बी के अकाउंट में टोटल मिला के हमें कितनी पेमेंट करनी होगी, 10,500 की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये तो थी बिलिंग एंट्री, यानी हमने केवल इनवॉइस जनरेट किया है बी के नाम का, यानी हमें फ्यूचर में जो है इतनी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं कि पेमेंट की जो जनरल एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे हम। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि बीज अकाउंट जो है था हमारा वो क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो बी अकाउंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और पेमेंट जब हम कर रहे हैं तभी हमें TCS को रिकॉर्ड करना है यानी एडजस्ट करना है। तो यहीं पे हम जो लिखेंगे TCS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में लिख देंगे हम कैश या बैंक जिससे भी हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स होते हैं और एसेट क्या होते हैं, घटने पे क्रेडिट, बढ़ने पे डेबिट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बी को जो है हमें कितनी पेमेंट करनी थी, 10,500। तो बी के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,500 और TCS रिसीवेबल में हमारा कितना आ जाएगा, 75 रुपये, जो कि किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 10,000 रुपये के ऊपर। तो ठीक है, तो आ गया हमारा 75 रुपये। और टू कैश या बैंक में कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल आ जाएगा 10,575 रुपये। ठीक है, तो ये तो थी पेमेंट की एंट्री जो कि हमने अभी देखी। ठीक है, आप देख लेते हैं TCS रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की एंट्री जो कि बिल्कुल सेम है पहले जैसी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एडजस्टमेंट की एंट्री बिल्कुल सेम रहती है। तो जैसा कि आपको पता है कि TCS की रिसीवेबल की जो एडजस्टमेंट है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो मैंने केस बताया था कि जब हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा है TCS रिसीवेबल से, तो किस तरीके से करेंगे, तो हम इस तरीके से करेंगे कि इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, टू TCS रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स पेबल जो हमारी लायबिलिटी होती है और TCS रिसीवेबल जो हमारे एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे से सेट ऑफ हो रही है, यानी लायबिलिटी कम हो रही है एसेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, अमाउंट कितने का आ जाएगा, 75 रुपीज़ का आ जाएगा, यानी 10,000 के ऊपर 0.75%। ठीक है, ये तो केस था तब जब हमारे टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो और TCS रिसीवेबल कम हो। अब क्या होगा, जब हमारा TCS रिसीवेबल जो है वो ज़्यादा है और टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम है, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट से हमको उतना अमाउंट रिफंड मिलेगा, क्योंकि हमको देना एक्चुअली में 0 रुपये था, यानी कुछ भी रुपये नहीं देना था, लेकिन हमने फिर भी जो है इनडायरेक्टली सेलर के थ्रू हमने कितना गवर्नमेंट को पे कर दिया, 75 रुपये पे कर दिया है। ठीक है, तो 75 रुपये क्या होगा, हमें गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा। तो इसमें क्या एंट्री होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू TCS रिसीवेबल, जिसको आप TCS रिफंड अकाउंट भी कह सकते हो, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 75 रुपीज़ का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम टैक्स हम पे करेंगे तो वहाँ पे हमारा नील रहेगा, यानी 0 में से अगर हम TCS रिसीवेबल का अगर हम क्रेडिट लेना चाहेंगे तो अगर हम माइनस करेंगे 75, तो हमारा माइनस में 75 आएगा, यानी कि गवर्नमेंट से हमें उतना पैसा जो है रिसीव करना होगा, क्रेडिट लेना होगा। ठीक है, तब हम ये वाली एंट्री करते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने अभी जितनी भी जर्नल एंट्री करी थी उसमें जो टीसीएस जो कैलकुलेट किया था वो बुक वैल्यू यानी बेसिक या टैक्सेबल वैल्यू पे हमने किया था, यानी टोटल जो अमाउंट था हमारा 10,000 उसको हमने क्या माना था, टैक्सेबल वैल्यू माना था। ठीक है, जो हमारी बेसिक या बुक वैल्यू थी वही हमारी क्या थी, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो हमने 10,000 रुपये के ऊपर 0.75% निकाला था। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ रहा था, 75 रुपीज़। लेकिन टीसीएस के अंडर कुछ सेक्शन ऐसे भी है जिनमें क्या होता है कि लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को क्रॉस करेगा तभी टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि एक टीसीएस का सेक्शन है 206(1)H, जिसमें क्या है कि अगर एक साल के अंडर अगर आप 50 लाख से अबव अगर सेल करते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं, ठीक है, यानी 50 लाख से अबव अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो टीसीएस कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है ए जो है वो बी को 60 लाख पेमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो होगा 10 लाख के ऊपर जो होगा हमारा टीसीएस कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि टोटल अमाउंट पे। जैसा कि अभी आपने जो स्क्रैप के केस में देखा था वो क्या था कि 10,000 का स्क्रैप जो है वो परचेज करता है। ठीक है, तो हम 10,000 के ऊपर निकाल रहे थे टीसीएस, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरे के पूरे 60 लाख पे ना निकाल के कितने पे निकालेंगे, 10 लाख पे। वो कैसे आएगा कि टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 60 लाख, उसमें से हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो 50 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर जो होगा हमारा टीसीएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो टीसीएस अगर हम 0.75% अगर कैलकुलेट करते हैं 10 लाख पे तो कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टीसीएस का जो रेट है 206(1)H में अभी जो करंट में चल रहा है वो 0.075 है। ठीक है, यानी अगर हम 10 लाख रुपए का 0.075% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और ये जो रेट है वो कब तक के लिए, 31 मार्च 2021 के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल से कितना हो जाएगा, 0.10% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमें जो टीसीएस है वो अगर एक्सीड अमाउंट पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर पूरी वैल्यू पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी डाउट इसके रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आया हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, thank you. Please like this video to motivate us to make this type of learning videos. Please share this video with those who need this type of learning videos. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos and press the bell icon to get regular updates.